जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आज की इस क्लास में वही स्टूडेंट्स यहाँ पे सही तरीके से ध्यान देंगे या फिर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रश्नों को लगा पाएंगे जो वास्तव में किसी न किसी अपनी एग्जाम को टारगेट किया हुआ है और अपने एग्जाम को करेक्ट करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल दिखावटी रूप में पढ़ाई करते हैं या फिर किसी को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वास्तव में जो रियल में मेहनत करता है, ईमानदार स्टूडेंट्स है, उसके लिए यहाँ पर ये जो क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये वाले जो प्रश्न हैं, ये जितने भी यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, एसएससी और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सबको यहाँ पे मिक्स किया है। राइट, इसलिए यहाँ पे ध्यान दे, फैक्ट को समझे और उसके बाद में इनको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिखना चाहे तो लिख ले। ठीक, चलिए तो देखें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्लियर है? चलिए आए यहाँ पे। आज का यहाँ पे टॉपिक है, ये है स्टैटिक जी के पार्ट थर्ड नहीं है, यहाँ पे ये पार्ट फोर्थ है। ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये आपको मिल चुका है आपके इसी प्यारे चैनल पर स्टडी राज 25 पर। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे वीडियो है ये वाला। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। तो देखें यहाँ पर, विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान में किसके, तो फिजिक्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज पूरा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज डेली यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसलिए अपनी परफेक्ट तैयारी करना है तो टॉपिक वाइज पूरे प्रश्न लगाना स्टार्ट करें। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। देखें, इसमें यह बोला है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। कितनी होती है? मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर जाकर वीडियो वाले फोल्डर में जाकर यहाँ पर ध्वनि के बारे में जितने भी 2-3 वीडियोस बने हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और नहीं पता है तो यहाँ पर देख लें। जो भी पराश्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य का मतलब सिंपल सफल फंडा वो है वे ध्वनियाँ जिसे हम नहीं सुन सकते, जिससे हम यदि सुनना चाहेंगे तो हम या तो बहरे हो सकते हैं या फिर माइंड से डिस्टर्बेंस हो सकता है, दिमाग थोड़ा सा मतलब दिमाग के तौर पे पागल भी हो सकते हैं। इतनी खतरनाक ध्वनि यहाँ पर होती है, साउंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। देख लेते हैं एक बार, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है पराश्रव्य ध्वनियाँ। अब ध्वनि टोटल कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे ध्वनि आपको 3 टाइप की मिलेगी। कौन कौन सी? एक होता है यहाँ पर अश्रव्य ध्वनि, ठीक है, दूसरा श्रव्य ध्वनि, और फिर यहाँ पर मिलेगा पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो अश्रव्य पहला यहाँ पे कौन सी? अश्रव्य। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि बोलो, अश्रव्य तरंगे बोलो। ठीक है, बात है कि उसके बाद फिर यहाँ पर देखो श्रव्य तरंगे या ध्वनि। तीसरा यहाँ पर होता है पराश्रव्य तरंगे या फिर ध्वनि। किसकी बात करें? ध्वनि तरंगों की। ठीक है, ध्वनि की। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप की ध्वनि तरंगे होती है, वो तीनों की अलग अलग हर्ट्ज होता है, तीनों का अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इसकी होती है कितना? ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिसे हम सुन सकते हैं आसानी से, जिससे हम आराम से सुनेंगे लेकिन उसका बुरा इफेक्ट हमारे पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यह है श्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं। ये होती है कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये है। और बाकी यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि की बात करें, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा है, जिसको सुनने पर हमारा जो कान के पर्दे हैं वो भी फट सकते हैं, तो उस टाइप की जो तरंगे होती वो कौन सी होती? पराश्रव्य। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। राइट, इतना है, काफ़ी डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि वो टॉपिक में पूरा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगले वाले प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक कौन सी ऐसी जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी पद्धति में करते हैं? मेडिकल फील्ड की है। ठीक,
जिससे किसी न किसी रोग के इलाज के लिए, उसका पता लगाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं पराश्रव्य ध्वनि का। राइट, तो कौन सी है? तो देखें यहां पर जो भी आंसर आपका, कमेंट जरूर करें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। तो देखें, कमेंट करें और उसके बाद फिर यहां पर देखें। तो देखो, जब भी आप कहीं पर सोनोग्राफी करवाते हैं ना, तो उसमें पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां पर भी आप सोनोग्राफी कराते हैं वहां पे पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और बाकी यहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो उसमें एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? सिटी स्कैन करवाते हैं वहां पे भी एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, जहां पर सोनोग्राफी होती है वहां पर इन पराध्वनि किरणों का इस्तेमाल करते हैं, पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। किसी समुद्र में गहराई में, बहुत गहराई में कोई चीज वस्तु डूबी हुई है, उसका पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, राइट। काफी डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका जो आंसर है, जैव पद्धति का नाम है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, ठीक है। सोनोग्राफी में इन तरंगों का, इन ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर है ध्वनि टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पे सारी ये क्लासें चल रही लगातार, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखें तीसरा वाला यहाँ पे क्या लिखा है, माध्यमों। अब यहाँ पे 3 माध्यम दिए हैं, 1, 2 और 3। इसमें माध्यम क्या है, एक जल है, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 माध्यम है। इसमें ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है। क्या है आरोही क्रम, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आरोही और अवरोही 2 क्रम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो आरोही है क्रम वो कौन सा है, अवरोही कौन सा है, ठीक है। तो आपको बता दे रहा हूं कि अवरोही, अवरोही मतलब यहाँ पे क्या है, अव का मतलब होता है घटना, अवरोही, रोही मतलब क्या है, क्रम, ठीक है। तो अव मतलब घटना, यहाँ पर रोही मतलब क्रम, तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। लेकिन हमें पूछा क्या है यहाँ पर, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, राइट। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले जिसका सबसे कम होगा वो आएगा, उसके बाद में फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, राइट। तो देखें, ध्वनि की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम इन तीनों में से यदि हम बात करें तो यहाँ पे गैस में होगा, मतलब नाइट्रोजन में होगा, ठीक है। N2 में होगा, N2 यदि नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद इससे अधिक किस में होगा, तो नाइट्रोजन से अधिक किस में होगा, जल में होगा, ठीक है, जल में। तो यहाँ पे जल यानी H2O, ठीक है, H2O क्या है, जल। ये अब इसमें तीसरे नंबर पे हम बात करें तो H2O जल से भी अधिक किस में होगा, तो इस्पात में होगा, ठीक है, इस्पात, इस्पात, ये है इस्पात, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, आरोही क्रम, ठीक है। क्या पूछा इसमें, आरोही क्रम, तो ये आरोही क्रम यहाँ पे बन गया, ठीक है। सबसे कम नाइट्रोजन गैस में, उससे अधिक पानी में, उससे अधिक इस्पात में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे अधिक, इन तीनों में सबसे अधिक ध्वनि जो गति करेगी वो कहाँ पर करेगी, वो इस्पात में करेगी। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है इसमें सबसे कम करेगी, ठीक है, इन तीनों में, राइट। फिर यहां पर देखें आगे, तो चौथे नंबर पे आ जाएं, इसमें ध्यान से पढ़े इसको। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, उसका आंसर क्या है, किसके आर पार नहीं जा सकती ध्वनि। मान लो से कि यहाँ पे एक कोई बड़ा सा पाइप है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा बना दे रहा हूँ कि मान लो से कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पाइप है, ठीक है, एक पाइप है बड़ा सा, ठीक है, पाइप है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पे, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इधर से आवाज देगा, ये इधर से आवाज देगा, ये आवाज देगा इसको सुनाई देगा, ये आवाज देगा तो इसको सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है प्रश्न में कि ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, किस में नहीं जा सकती वो बताना है। तो यहाँ पे सपोज हमने ले लिया कि यहाँ पे जो पाइप है इसमें इतनी जगह में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं, ठीक है, निर्वात है एकदम, क्या है, निर्वात है। अब निर्वात यदि यहाँ पर है तो फिर ये आवाज देगा तो इसको सुनाई नहीं देगा, और ये आवाज देगा तो इसको सुनाई नहीं देगा, निर्वात में, जहां पर हवा बिल्कुल ना हो, शून्य हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर क्या है, निर्वात। यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसका आंसर निर्वात, निर्वात, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में जो ध्वनि है वो आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब 5वें नंबर पे आ जाओ, तो पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है। पराध्वनिक जेट, जब जेट उड़ता है, फाइटर जेट उड़ता है, ठीक, या फिर पराध्वनिक जेट उड़ता है। पराध्वनिक का मतलब ये है कि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पराध्वनिक जेट बोले।
ठीक है। यदि इस आवाज का यदि कोई जेट है, कोई वायुयान है, वो यदि उड़ता है तो उससे किसको नुकसान होता है? उससे नुकसान होता है ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से तो ऊपर उड़ता है, पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर उड़ता है, इसलिए नीचे यहां पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर जो ओजोन परत है उस पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो कण है वो नष्ट होने चालू हो जाते हैं, ठीक है, उसको नुकसान होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पराध्वनिक जेट यानी जो वायुयान है उसको, उसके उड़ने के कारण नुकसान होता है। किसको? ये ओजोन परत को, ओजोन परत को, ठीक है, ओजोन परत, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये आंसर है। क्लियर है इतना? तो आंसर को ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान रखना अच्छी तरीके से और रिवाइज जरूर कर लेना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखें आगे, तो छठवें नंबर पे आ जाए। छठवें नंबर पे यहाँ पे आए उससे पहले यदि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। लास्ट में फिर भूल जाएंगे। और ये जो सीरीज है क्वेश्चन की डेली आपको मिलती रहेगी, वो डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट। देखो ये छठवें नंबर पे आ जाए। इसमें बोला है कि वायु, द्रव, धातु एवं निर्वात, ठीक है, माध्यम दिए हुए हैं। वायु, द्रव, धातु एवं निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग, सबसे ज्यादा ध्वनि की स्पीड किस में होगी? यहाँ पे इन चारों में से 1 2 3 4 आपको माध्यम दिए हुए हैं। चारों में सबसे अधिक किस में होगा? तो आपको पता है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा ठोस होगी उसमें ध्वनि की जो गति होगी वो सबसे अधिक होगी, ठीक है। जल में कम, हवा में और भी कम, लेकिन जो ठोस वस्तु कोई होती है, इस्पात है, तो इस्पात में अधिकतम होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे ये अभी देखा था हमने, यहाँ पे अवरोही क्रम, यहाँ पे आरोही क्रम यहाँ पे लिखा था, ठीक है। इस्पात में यहाँ पे क्या है? अधिकतम है, इससे भी अधिकतम होती है, लेकिन यहाँ पे तीनों में इसमें अधिकतम है। इसी टाइप से यहाँ पे जो वस्तु कठोर होती है, ठोस होती है, उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। तो यही बोला है कि वायु, द्रव, धातु एवं निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। किस में होगा? तो यहाँ पर कौन लिखा है? यहाँ पे धातु लिखा हुआ है, ठीक है। तो धातु, जिसको धातु बोलो या फिर लोहा बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे लोहा, ठीक है, तो लोहे में अधिकतम वेग यहाँ पर होगा, ठीक है। किसका? ध्वनि का, ध्वनि तरंगों का, राइट। इस तरीके से अब 7वां देखो, तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। किसमें अधिकतम होगी? तो देखें यहाँ पर, यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वायु में अधिकतम होगी, द्रव में अधिकतम होगी, निर्वात में अधिकतम होगी, या फिर धातु में। निर्वात में तो पहली बार यहाँ पे ध्वनि काम करेगी नहीं, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम जो ध्वनि होगी, ध्वनि की गति होगी, वो किस में होगी? तो वो होगी धातु में, यानी लोहे में। इसका भी आंसर क्या है? यही है, ठीक है। ये तो यहाँ पर धातु लिखा था, तो यहाँ पे धातु बोलो या फिर यहाँ पे लोहा ले लो। अब धातु दूसरी भी हो सकती है, लेकिन लोहा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे समझना इसको। फिर यहाँ पे देखो 8वें नंबर पे 100 डेसिबल का रव, रव मतलब यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने, नॉइस भी लिखा हुआ, ठीक, ताकि हम समझ पाए अच्छे तरीके से। तो 100 डेसिबल का रव नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा, ठीक है। जो 100 डेसिबल पर जो आवाज़ होती है, या 100 डेसिबल की जो शोर शराबा होता है, नॉइस आती है, ठीक है, वो जो नॉइस आती है, वो शोर शराबा होता है, वो किसके समतुल्य होगा? और कौन सा ऐसा स्थान है, ऐसा कोई साधन है जो 100 डेसिबल की आवाज़ निकालेगा, या वहाँ से 100 डेसिबल की आवाज़ आएगी, ठीक है। नॉइस का मतलब क्या? सिंपल सा है, शोर शराबा करना। ये रव का मतलब भी वही है, ठीक है। तो इसका जो स्तर है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्तर क्या होगा? या फिर इतनी आवाज़, 100 डेसिबल की आवाज़ कहाँ से और आएगी? जितने भी कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उद्योग वगैरह वो है, कंपनियां हैं, उनसे जो आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, वो लगभग 100 डेसिबल का होता है, ठीक है। जहाँ पे यंत्र वगैरह बनती है, सामग्रियाँ बनती है, जैसे कि मान लो कोई गाड़ियों का कारखाना है, मोटरसाइकिलें बनती है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ से जो आवाज़ आती है, वो साउंड आता है, वो किसके बराबर होगा? 100 डेसिबल के बराबर होगा, ठीक है। तो यंत्र कारखानों से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यंत्र कारखाने, यंत्र कारखाने, कारखानों से, ठीक है, या फिर उसके शोर शराबे से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 100 डेसिबल का रहेगा लगभग। फिर यहाँ पे देखें 9वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी पीसीएस की एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैंने बताया था ये ध्वनि आर पार नहीं जाती, ये एमपीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए
सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ठीक है, WHO के अनुसार, WHO के रिपोर्ट के अनुसार एक नगर के लिए जो प्रदूषण स्तर है ध्वनि का वो कितना है। ठीक है, मतलब कितना डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी तो प्रदूषण होगा। तो यहां पर वही बताना है कि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है कितना है, 45 डेसिबल। ठीक, कितना है, 45 डेसिबल। तो यहाँ पे 45 dB कर दे रहा हूँ। ठीक है, 45 dB, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 9 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। और भी यहाँ पर प्रश्न लेता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें और अगले प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि मनुष्यों के लिए शोर की सहसीमा करीब करीब होती है। ठीक है, मनुष्यों के लिए नहीं, हमारे आपके लिए एक शोर की सहन करने की जो सीमा होती है वो लगभग कितनी होती है, करीब करीब कितनी होती है। मान लो से कि आप कहीं पर खड़े हैं और डीजे बज रहा है, तो आपको मान लो से कोई नाचना वगैरह नहीं आता, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर वो आपके लिए क्या है, शोर शराबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कितना शोर सहन कर सकते हैं, कितनी आवाज़ सहन कर सकते हैं, कितना डेसिबल आप सहन कर सकते हैं, वो सीमा क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला है कि मनुष्यों के लिए शोर की सहसीमा करीब करीब होती है। कितनी होती है, तो यहाँ पर इसकी होती है 85 dB, 85 dB। ठीक है, इतना डेसिबल ये होता है। ठीक है, 85 डेसिबल। अब इसके बाद फिर यहाँ पर 11वें पे आ जाओ। 11वें पे यहाँ पर लिखा है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होती है। ठीक है, चलिए, तो 11वां क्या कहता है, यहाँ पर 11वां प्रश्न है मनुष्यों के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड ध्वनि स्तर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साउंड लेवल क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, किसके लिए, मनुष्यों के लिए कितना होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, और नहीं पता है तो यहाँ पे देख लें इसको। यहाँ पर इसका होता है कितना, 60 डेसिबल। कितना है, 60 मतलब यानी 60 डेसिबल डेसिबल इतना यहाँ पर ये होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें आगे, तो यहाँ पे 12वें नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है। ठीक है, जब मान लो से कि दो व्यक्ति खड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसमें कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी ये आपको बताना है। नॉर्मल सा सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है कितना, 30। ठीक है, 30। वैसे इसका जो रेंज है 30 to 40 डेसिबल dB इतना है। ठीक है, 30 to 40 डेसिबल इतना है, इतने साउंड रहती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा, किसी से कम, मतलब 30 से 40 डेसिबल के बीच में लगभग इतने होती है, राइट। फिर यहाँ पे देखें 13वें नंबर पे। ठीक है, 13वां इसमें बोला है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ये जो ध्वनि तरंगे होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कौन सी, अनुदैर्ध्य। यहाँ पे देखो इसका अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तरंगे ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 14वें नंबर पे आ जाए। इसमें बोला है कि विकिरण संवहन तथा चालन में वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण संवहन और चालन में वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन तीनों में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लो से कि किसी कण को, किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ तक जाना है तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारी आवाज़ को मान लो आगे बढ़ाना है, गति कराना है तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे चालन लिखा है। मान लो से कि एक कोई लंबा सा एक जैसे कोई भी से कि लकड़ी ले लो या फिर लोहा ले लो। ठीक है, लोहे की एक छड़ है आपके पास, उसको एक सिरे से गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊष्मा आगे बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर अपन गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जो गर्मी है वो धीरे धीरे लोहा इस तरीके से गर्म होता हुआ आगे जाएगा और इस कोने पे इधर वाले सिरे पर भी वो लोहा आपको गर्म लगेगा, राइट। मतलब वहाँ पे चालन हो रहा है। ठीक है, ऊष्मा आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से इन दोनों के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठोस क्या है, माध्यम है, द्रव क्या है, माध्यम है। तो ये सब क्या है, माध्यम है। लेकिन विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की जो किरण है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन करती है। क्यों, क्योंकि वो अनुप्रस्थ होती है, राइट। फिर यहाँ पर देखें 15वां और लास्ट,
लास्ट यहाँ पर है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को, अपने दोस्त सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं सुन सकता है? मान लो से कि चंद्रमा है, चंद्रमा पे आपको भेज दिया आपके दोस्त के साथ में, यहाँ पर ये इस तरीके से, अब दो दोस्त यहाँ पर हैं, ठीक है, दो सहपाठी है, ये यहाँ पर गए और यहाँ पर ये आवाज़ देगा इसको तो इसको सुनाई नहीं देगा, और ये इसको आवाज़ देगा तो इसको सुनाई नहीं देगा। दोनों आपस में बात करना चाहेंगे, बात नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है, ठीक है, माध्यम अनुपस्थित है। ये समझ लो निर्वात है वहाँ पर, और निर्वात में आवाज़ गति नहीं करती है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो गति नहीं करती, राइट? इसलिए यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल का अभाव, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या है कि ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है ये कंप्लीट हुई। टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए, लेकिन इनडायरेक्टली कम से कम 20 से 30 प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए, यदि आपने ध्यान दिया है अच्छे तरीके से तो। ठीक है, अब लास्ट में आपको एक ही काम करना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।